नमस्कार, मैं राम सिकरवार आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक एनवायरनमेंट का अगला वीडियो लेके। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था परिवार की बुराइयाँ पढ़ी, कारण पढ़े, एकल परिवार पढ़ा और परिवार से रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़े जो आपके रीट या राजस्थान टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने बताया ये टॉपिक आपका समाजशास्त्र से लिया गया था, समाजशास्त्र के जनक बताए और भी चीज़ें थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप अवश्य देख लें। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं एक नया टॉपिक लेके सिलेबस के अनुसार बाल श्रम। तो भाई बाल श्रम होता क्या है? सबसे पहले तो ये जानिए बाल श्रम क्या है। बाल श्रम वह होता है जो सरकार के द्वारा निर्धारित आयु से कम उम्र के बच्चे, यानी सरकार के द्वारा निर्धारित जो आयु है उससे कम उम्र के बच्चे यदि कार्य करते हैं तो वो बाल श्रम की श्रेणी में आते हैं, या बल के द्वारा किन्हीं बच्चों पे कार्य कराया जाता है तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। तो बाल श्रम के कारण क्या क्या है, बाल श्रम होता क्यों है, तो आइए हम देखते हैं बाल श्रम के कारण। बाल श्रम सबसे पहले तो जनसंख्या वृद्धि। यदि मानिए जनसंख्या में वृद्धि होगी तो बड़े लोग तो कम पैसों पे, कम वेतन पे काम नहीं करेंगे और बच्चे कम वेतन पे कार्य कर लेते हैं और उन्हें करवाया जाता है। तो जनसंख्या में जब वृद्धि होती है तो बाल श्रम भी ऑब्वियसली होगा। उसके बाद में मान लीजिए निर्धनता, बेरोजगारी। किसी परिवार में निर्धनता है और जहाँ निर्धनता है तो उस परिवार में बच्चों को भी काम पे लगा लिया जाता है कि भाई तू भी काम करके लेके आ, ये भी काम करके लेके आएंगे। तो निर्धनता भी एक कारण है। बेरोजगारी, भाई बेरोजगार वही हुआ जो बेरोजगार हैं। एक परिवार में सभी लोग बेरोजगार हैं और बच्चे हैं, बच्चे भी जाएंगे काम पे, और वो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को ज़्यादा पैसे में काम करना होता है, छोटे बच्चे कम पैसों में काम कर लेते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि बाल श्रम जो है वो निर्धनता, बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि ये कारण हो सकते हैं। और भी हो सकते हैं कारण, ऐसी बातें नहीं हैं, और भी कारण हो सकते हैं। इसमें एक कारण ये भी है, माता पिता के द्वारा बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा जाना। यदि माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, काम पे भेजेंगे या कोई कार्य के लिए भेजेंगे तो क्या होगा कि ये भी बाल श्रम की श्रेणी में आएगा। ये भी कारण है। यदि माता पिता बच्चों को स्कूल ना भेजें तो बाल श्रम के लिए आएगा, क्योंकि इसके लिए मैं अभी आगे चल के राइट टू एजुकेशन एक्ट बताऊंगा। अगला प्रभाव क्या पड़ेंगे, भाई बच्चा यदि स्कूल नहीं जाएगा या अपनी उम्र से कम में ही कार्य करने लगेगा तो क्या बताइए, जब बच्चा अपनी उम्र से कम में कार्य करने लगेगा क्या उसका मानसिक विकास, शारीरिक ग्रोथ, जो मानसिक विकास या शारीरिक विकास हो पाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ना शारीरिक विकास होगा ना मानसिक विकास होगा। यदि ये विकास हुए तो बच्चे के सारे विकास अवरुद्ध हो जाएंगे। अगला देखते हैं बेरोजगारी। भाई बेरोजगारी तो होगी जब बच्चे काम पे लगें, जब बच्चे काम करने लगें, बच्चे काम पे चले जाएं और बड़े लोगों को, भाई मान लीजिए एक जगह है, एक जगह पर एक कम पैसों में काम करने के लिए तैयार है और एक ज़्यादा पैसों में, तो कोई भी कम पैसों वालों को लेगा और कम पैसे वालों पे कम पैसों में बच्चे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब बच्चे कार्य करेंगे तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो एक ये भी प्रभाव पड़ेगा भैया, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। यदि बच्चे बाल श्रम होगा तो बालकों का शारीरिक मानसिक विकास अवरुद्ध होगा ही होगा और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तो भाई मैंने पहले भी बताया कि बाल श्रम होता क्या है, सरकार के द्वारा निर्धारित आयु से कम उम्र के बच्चे यदि कार्य करते हैं तो वो बाल श्रम की श्रेणी में आता है। तो सरकार ने संविधान में भी चीज़ें बताई हैं। अब देखिए बाल श्रम यही नहीं है कि बाल श्रम को हमने रोकने के लिए अभी प्रयास किए। बाल श्रम रोकने के लिए बहुत पुराने टाइम से प्रयास चल रहे हैं।
औद्योगिक क्रांति थी, जब औद्योगिक क्रांति हुई उस समय कार्ल मार्क्स ने एक अपने मैनिफेस्टो में जारी किया, कम्युनिस्ट पार्टी में थे कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स ने औद्योगिक क्रांति के समय कार्ल मार्क्स ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसमें ये लाइन कही है, कारखानों में मौजूदा स्वरूप में बाल श्रम का त्याग होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ देगा यह कथन किसका है, कारखानों में मौजूदा स्वरूप को बाल श्रम का त्याग, यह वाक्य किसने कहा है, कार्ल मार्क्स ने। ऐसे ही इनमें से क्वेश्चन पूछ देगा, इनमें से मान लिए क्वेश्चन पूछ देगा बाल श्रम के कारण नहीं है, 3 ऑप्शन दे देगा, जनसंख्या में वृद्धि, निर्धनता, बेरोजगारी और माता पिता को स्कूल में बच्चों को ना भेजना, और चौथा ऑप्शन दे देगा बच्चों को शिक्षित करना। ये हो सकता है, तो ये वाला नहीं होगा। बाल श्रम के कारण पूछ देगा और आपको 3 ऑप्शन दे देगा और उसमें कह देगा कि इनमें से बाल श्रम का कारण नहीं है, ऑप्शन दे देगा। ऐसे ही पूछ देगा इनमें से बाल श्रम में यदि बाल श्रम होता है तो बालक के किस आयाम पर प्रभाव पड़ेगा, तो बालक के किस आयाम पर प्रभाव पड़ेगा भाई, शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध होंगे, बिल्कुल होंगे, 3 ऑप्शन कोई और डाल देगा। तो क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं और इन टॉपिक से क्वेश्चन आता है और हो सकता है रीट में अब की बार इस बार भी आए। औद्योगिक क्रांति वाला बताया। अब देखिए बाल श्रम जो है, अब भाई कोई बाल श्रम कराता है, बाल श्रम एक संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध यानी कि बिना वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना वारंट को आपको गिरफ्तार किया जाएगा यदि कोई बाल श्रम करवाता है या कोई फैक्ट्री मालिक अपने कंपनी में बच्चों को काम पे रखता है तो वो क्या है, अपराध है, और अपराध के लिए दंड है। और दंड के स्वरूप क्या है, दंड के स्वरूप आपको 6 माह या 2 वर्ष की सजा और 20,000 से 40,000 रुपये तक का जुर्माना, ये आपको दिख रहा होगा, संज्ञेय अपराध है। ये याद रखना, हो सकता है पूछ लेगा कि बाल श्रम क्या है, संज्ञेय अपराध पूछ लेगा। बाल श्रम में कितनी सजा हो सकती है, 6 माह से 2 वर्ष। देखिए बाल श्रम, इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं। तो बाल श्रम को रोकने के लिए हमारे संविधान में भी वर्णन है, एक्ट भी बनाए गए हैं बाल श्रम के लिए, कानून भी बनाए गए हैं। तो बाल श्रम विश्व लेवल पे, ये बाल श्रम अपने भारत की ही बात नहीं है, बाल श्रम जो है, बाल श्रम पूरे विश्व में चुनौती बनी हुई है। बाल श्रम जो है पूरे विश्व में चुनौती बनी हुई है। तो बाल श्रम के लिए देखिए एक यूनिसेफ एक संगठन है, ठीक है। तो यूनिसेफ संगठन ने पूरे विश्व का एक संगठन है जो बच्चों के बारे में रिपोर्टें पेश करता है, बच्चों की देखरेख की चीज़ें बताता है, ठीक है। तो यूनिसेफ एक संगठन है, उसने एक घोषणा की कि 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाएगा, यानी कि बालकों को श्रम ना कराया जाए, इसके लिए एक दिवस बनाया, उसे प्रोत्साहित करने के लिए एक दिवस बनाया, जो हुआ आपका बाल श्रम निरोध दिवस 12 जून। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछ देगा बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को। ठीक है, किसने स्थापना की, यानी किसने लागू किया, ये यूनिसेफ ने। भाई यूनिसेफ ने घोषित कर दिया। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, यूनिसेफ की स्थापना जो हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। हो सकता है यूनिसेफ की फुल फॉर्म पूछ ले, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना कभी 11 दिसंबर 1946 को। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब मान लीजिए हम इसे रोकने के उपाय की बात करें, हम यदि इसे रोकने के उपायों की बात करें तो किस किस तरीके से रोकने के लिए सरकार ने उपाय किए। तो भारत सरकार के संविधान में, भारतीय संविधान में कुछ चीज़ें
दी गई हैं, मौलिक अधिकार के तौर पर भी दी गई हैं, मौलिक कर्तव्य के तौर पर भी दी गई हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी दी गई हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 24। संविधान के आर्टिकल 24 में बताया गया है कि बालक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, यानी बालक 14 वर्ष की कम आयु के जो बच्चे हैं उनका बाल श्रम नहीं कराया जाएगा। यानी बाल श्रम निषेध, ये बाल श्रम निषेध ये आर्टिकल 24 में है। बाल श्रम निषेध ये मौलिक अधिकार के तौर पर भी बनाया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है और संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के जरिए यदि किसी का मौलिक अधिकार को छीना जाता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। तो बाल श्रम, भाई इसमें बाल श्रम यदि उसके माता पिता करवाते हैं या कोई और उनका संरक्षक करवाता है और जहां वो करता है उसमें दोनों ही अपराधी होते हैं। यानी बच्चों को जो करवाता है और जो काम पे रखता है दोनों ही अपराधी होंगे। ठीक है, तो बाल श्रम निषेध आर्टिकल यदि बात करें तो आर्टिकल 24 में, यदि बात करें आर्टिकल 21 संविधान का आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसमें हमने एक आर्टिकल रखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। तो उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। जब ये बताइए कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो यदि वो कार्य करेंगे किसी कंपनी में, मजदूरी करेंगे, तो वो बाल श्रम की श्रेणी में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। यदि उन्हें शिक्षा नहीं दी जाएगी तो उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन होगा। अब मान के चलिए कोई बच्चा है स्कूल भी जाता है और उसके बाद भी कार्य करता है, तो ये प्रावधान है कि वो कार्य कर सकता है, लेकिन स्कूल को पूरा करके, यानी कि अपने स्कूल डेली रूटीन को स्कूल जाके पूरा करके अपने गृह कार्यों में, घर के कार्यों में हाथ बटा सकता है। पापा की कोई बिजनेस है, किसी और की कोई बिजनेस है, यानी कि इन कार्यों में हाथ बटा सकता है। फिल्म के क्षेत्र में नाटक है, इनमें कार्य कर सकता है, ठीक है, एक्टिंग कर सकता है। लेकिन यदि और चीज़ें बताई जाएं जिसमें जोखिम भरे कार्य हों तो उनमें जोखिम भरे कार्य में कार्य नहीं कर सकता। या कह दें कि पापा की फैक्ट्री है, खान है, तो उसमें वो पत्थर तोड़ने लग जाए तो मजदूरी वो नहीं मानी जाएगी, वो बाल श्रम की श्रेणी में ही आएगा, चाहे वो स्कूल पूरा करके जा रहा है। लेकिन जो बच्चा है उसके लिए वह कार्य नहीं होना चाहिए कि वो उसके लिए घातक या खतरनाक हो। तो ये हमारा आर्टिकल 21 हुआ। ये आर्टिकल 21 में क्या है? शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध मुफ्त में कराई जाए। यही एक आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 में क्या है? ये संविधान के भाग 4 में बताया गया है आर्टिकल 45 में, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, कि राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेके हम कोर्ट में यानी वाद नहीं कर सकते हैं। तो ये राज्य की जिम्मेवारी है कि वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए। इसी को हमने एक और कार्य किया कि देखिए, हमें पीछे थोड़ा सा चलता हूँ। आर्टिकल 24 में बाल श्रम निषेध बताया, उसी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार में था, लेकिन आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत लाने के लिए या इसमें लाने के लिए और संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक काम और किया गया कि आर्टिकल 51 का
आर्टिकल 51 का, यानी ये संविधान में मूल कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं जो भाग 4 का के अंतर्गत आते हैं। भाग 4 का में हमारा आर्टिकल है 51 का, इसी में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कब? 86वां संविधान संशोधन कब? 2002 के द्वारा। इसमें एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं, और उन्हीं सभी को लागू करने के लिए हमारा ये बना आर्टिकल 21A में रखा गया है मौलिक कर्तव्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। यानी प्राण एवं दैहिक, जब कोई पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं और उसके जीवन से ही संबंधित शिक्षा है, जब कोई पढ़ेगा नहीं शिक्षित नहीं होगा तो अपना जीवन यापन कैसे करेगा, इसीलिए उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है। इसी को लागू करने के लिए एक एक्ट बनाया, एक नियम बनाया, एक कानून बनाया, राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कानून बनाया, राइट टू एजुकेशन, जो बना 2009 में, जो बना 2009 में और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, कब बना? 2 तरीके से पूछेगा, कब लागू हुआ और कब बना। तो जो नियम बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, तो वो 2009 में बना, और जो लागू हुआ वो 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के सभी में लागू कर दिया गया है। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 खत्म कर दी गई है। देखिए ये इतना बताया, इसमें से क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन सा संविधान का आर्टिकल बालकों की शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन को आपको दे देगा 45 दे देगा, 51 का दे देगा, ये दे देगा और एक कोई और दे देगा। ठीक है, तो बाल श्रम रोकने के लिए बहुत सारे चीज़ें बनाई। भाई एक एक्ट बनाया, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 ये बना कब? बालकों के श्रम से संबंधित एक समिति बनाई गई 1979 में। 1979 में एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे गुरुपद स्वामी, उनकी ही सिफारिश पे समिति जो बनी, उन्हीं की सिफारिश पे ये एक्ट बना। यानी उनकी सिफारिश पे बाल श्रम निषेध अधिनियम बना 1986। समिति कब बनी? 1979 को। एक्ट कब बना? 1986 को। ठीक है, इतना समझ में आया। बाल श्रम निषेध अधिनियम बना 1986 को, और किसकी सिफारिश पर बना? गुरुपद स्वामी की सिफारिश पे। गुरुपद स्वामी समिति कब आई? 1979 को। देखते हैं बाल श्रम अधिनियम। अभी आपको मैंने बताया कि गुरुपद स्वामी की सिफारिश पे बना, लेकिन देखिए मैं बताता हूँ, बाल श्रम अधिनियम में जो सजा का प्रावधान था वो था शुरुआत पे 3 माह था, और जो जुर्माने के स्वरूप, दंड स्वरूप जो था ये 10,000 रुपये था, 10 से 20,000 रुपये तक था। लेकिन 2006 में एक संशोधन किया गया, उस संशोधन में उसे बढ़ा दिया गया। उस बढ़ाने में 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा कर दी गई, और 20,000 से 40,000 रुपये तक का जुर्माना कर दिया गया 2006 में। उसके बाद में कुछ समितियां हैं, कुछ आयोग हैं, उन्हें हम देखते हैं। उनके बारे में आपको बस ये देखना है कि कब गठित हुआ। देखते हैं बाल श्रम नीति। बाल श्रम नीति कब आई? 14 अगस्त 1987 को बाल श्रम नीति। इसमें हम अपनी सिफारिशें वगैरह दे सकते थे। बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण। बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब आया? 26 सितंबर 1994।
हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले, बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बना या कब आया? तो 26 सितंबर 1994। भाई बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसका जो अध्यक्ष होता है वो बाल श्रम यानी कि श्रम मंत्री होता है। इसका अध्यक्ष होता है वो श्रम मंत्री होता है। और वर्तमान में श्रम मंत्री जी कौन है? वर्तमान में श्रम मंत्री जी हैं संतोष कुमार गंगवार। तो इसके यानी कि बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार गंगवार। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार हैं जो वर्तमान में श्रम मंत्री हैं। अगला देखते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग यानी कि बालकों के अधिकार के बारे में बताया। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग 5 मार्च 2007 में बना। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। एक अध्यक्ष होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य, यानी टोटल सदस्यों की संख्या 7 हुई, जिनमें से 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। याद रखना, क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग में कितनी महिलाओं का होना आवश्यक है? तो 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। ठीक है भाई, देखते हैं आगे। इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 3 वर्ष। इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली। इन दोनों में से जो भी पहले आयु पूर्ण कर ली, या तो 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो या फिर 60 वर्ष तक की आयु जिसने कर ली हो पूर्ण, तो वो अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, यानी कि इनका कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष की आयु। यदि 3 वर्ष वो उस अध्यक्ष पद पे न रह पाया और उससे पहले उसकी 60 वर्ष आयु हो गई तो उसे हटा दिया जाएगा। कार्यकाल देखा। इस समय वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है भैया? प्रियंका कानूनगो हैं। प्रियंका कानूनगो वर्तमान में इनकी अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार एक्ट, देखिए ये क्या था? अधिकार आयोग था, लेकिन इसके लिए एक बालकों के अधिकार के लिए एक एक्ट बनाया। वो 2005 में एक्ट बना और लागू 2006 को हुआ। 26 अक्टूबर 2006 को लागू कर दिया गया। क्या? राष्ट्रीय बाल अधिकार एक्ट यानी अधिनियम। और ये क्या था? ये आयोग था, ये एक्ट है। एक्ट पहले आ गया था। और ये देखिए, हमने बाल श्रम निषेध जो अधिनियम वो तो 1986 था, लेकिन ये क्या? राष्ट्रीय बाल अधिकार एक्ट है। ये बाल अधिकार एक्ट है जो 2005 में आया। ठीक है, और लागू कब हुआ? 2006 में। देखिए यूनिसेफ के अनुसार, यूनिसेफ जो मैंने बताया था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, इसके अनुसार सर्वाधिक बाल मजदूरों की संख्या कहाँ है? सबसे ज़्यादा बाल मजदूरों की संख्या है उत्तर प्रदेश और बिहार में। सबसे ज़्यादा बाल मजदूर कहाँ है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। क्वेश्चन पूछ देगा, भारत में सर्वाधिक बाल मजदूर किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, वहीं बात करें न्यूनतम की, तो सबसे न्यूनतम है लक्षद्वीप में। सबसे न्यूनतम कहाँ है? लक्षद्वीप में। और राजस्थान का एग्जाम देने जा रहे हैं हम रीट का, तो हो सकता है राजस्थान का पूछ दे कि बाल मजदूरों की संख्या में, बाल श्रम में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का स्थान 6वां है। लेकिन एक और चीज़ बताई, यदि वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए, वर्ल्ड लेवल पे सर्वाधिक बाल मजदूरों की संख्या कहाँ है? वर्ल्ड लेवल पर सर्वाधिक बाल मजदूर कहाँ है? तो वो अफ्रीका में है। ठीक है, सर्वाधिक बाल मजदूर कहाँ है? वो अफ्रीका में है। आगे देखते हैं भाई, ये मैंने बताया बाल अधिकार आयोग, ये जो था ये राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग था, ये राजस्थान बाल अधिकार आयोग है, यानी राजस्थान राज्य का आयोग है वो।
क्या था, वो केंद्र का था या राष्ट्रीय था, देश का था, और ये राज्य का है। राज्य का कब बना भाई? राजस्थान बाल अधिकार आयोग बना 23 फरवरी 2010 को। राजस्थान बाल अधिकार आयोग बना 23 फरवरी 2010 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जयपुर में। इसके भी अध्यक्ष एक होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य, और इसमें भी वही प्रावधान है, इसमें भी 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। इनमें भी 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। और इसका भी कार्यकाल वही है। कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण कर ली हो वही इसका कार्यकाल है। आगे चलते हैं। अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है? संगीता बेनीवाल। तो राष्ट्रीय और राज्य, यानी कि राष्ट्रीय और राज्य का बाल अधिकार आयोग में बस ये डिफरेंस देखा। राष्ट्रीय बाल अधिकार की जो स्थापना 2007 में हुई, राज्य की जो हुई वो 2010 में हुई। सदस्य देखिए उसमें भी सेम है, 7 सदस्य हैं टोटल, और उसमें भी 2 महिलाओं का होना आवश्यक है, इसमें भी 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। लेकिन भैया वो केंद्र का है, यानी देश का है, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। कार्यकाल भी सेम है और अध्यक्ष तो बिल्कुल अलग होंगे ही होंगे। इनके अध्यक्ष हैं, राज्य के अध्यक्ष हैं संगीता बेनीवाल, और बात करें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो। इतना समझ में आया? दोबारा से एक बार थोड़ा बता देता हूँ। बाल श्रम अधिनियम जो गुरुपद स्वामी की सिफारिश 1979 में जो समिति बनी, उसकी सिफारिश पर बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 आया। उसमें एक 2006 में संशोधन किया गया कि इसकी सजा का प्रावधान बढ़ा दिया जाए, जुर्माने को भी बढ़ा दिया जाए, तो डबल कर दिया। उसमें 3 था, इसमें 6 और 2 वर्ष कर दिया गया। तो ये 6 से 2 वर्ष और 20,000 से 40,000 तक का जुर्माना कर दिया गया। और बाल श्रम नीति आई, बाल श्रम नीति जो आई वो 1987 में आई। बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण जो आया वो 1994 में आया। मुख्यालय दिल्ली में, अध्यक्ष श्रम मंत्री होते हैं, और वर्तमान में श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग 2007 में आया, राज्य का 2010 में आया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है राष्ट्रीय का, और राज्य का यानी जयपुर में है। और इसके भी अध्यक्ष सेम होते हैं, यानी कि 7 सदस्य होते हैं। इसके भी 7 सदस्य होते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य, जिनमें दोनों में 2 महिलाएं होना आवश्यक है। और कार्यकाल बिल्कुल दोनों में सेम है, 3 वर्ष या 60 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण कर लियो। इनके अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो हैं, और इनके अध्यक्ष संगीता बेनीवाल है। इनके अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो हैं। और राष्ट्रीय बाल अधिकार एक्ट की बात करें, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग अलग है, एक्ट अलग है। राष्ट्रीय बाल अधिकार एक्ट की बात करें तो वो 2005 में बना और 2006 में लागू हुआ। यूनिसेफ के अनुसार सर्वाधिक बाल श्रमिकों की संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश और बिहार में है, और न्यूनतम कहाँ है? लक्षद्वीप में है, और राजस्थान का 6वां स्थान है। इतना समझ में आया? क्या मैं इतना समझाने में कामयाब रहा? और यदि वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए, यदि वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो अफ्रीका ऐसा देश है जहाँ सर्वाधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं। बाल विवाह, बाल विवाह का अर्थ क्या है? बाल विवाह सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम उम्र में बच्चों की शादी करना, यानी सरकार के द्वारा जो निर्धारित आयु है उससे कम उम्र में यदि बच्चों की शादी करते हैं तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। और बाल विवाह में बाल विवाह में होता है तब यदि घर वाले कराते हैं तो वो भी अपराध है, प्लस बाल विवाह में जो बाराती जाते हैं वो भी अपराध है। यानी कि जो बच्चों का निर्धारित आयु से पहले शादी होती है उस बारात में जाना भी अपराध है और कराना भी अपराध है। देखिए चलते हैं बाल विवाह हमारा शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बाल विवाह का कारण कुछ दिल्ली सल्तनत में ये था, यानी वहीं से हमने देखे कुछ बाल विवाह अधिकतर पुराने टाइम में भी हुए हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत में राजशाही प्रचलन
बाहरी आक्रांताओं के बलात्कार और अन्य कारणों की वजह से एक हथियार के तौर पर लोगों ने यूज किया बाल विवाह, यानी कि कम उम्र में शादी कर देना, तो वो बाल विवाह। भाई कारण क्या है वर्तमान में भी जो कारण है बाल विवाह कराने के? निर्धनता हो सकता है। देखिए, निर्धनता, रूढ़िवादिता, यानी कि निर्धनता, पैसे कम है, अब अगर पैसे हैं कुछ थोड़े बहुत तो जल्दी से शादी कर दो बच्चों की, ऐसी सोच है कुछ लोगों की। रूढ़िवादिता यानी पुरानी परंपराओं के अनुसार कि लड़की या लड़का बड़ा हो रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें ना हो जाएं जिससे समाज में हमें चीज़ें बुरी देखनी पड़े। ये भी रूढ़िवादी परंपराएं हैं और कई सारी रूढ़िवादी परंपराएं हैं। जल्द से जल्द शादी कर देते हैं, यानी कि सरकार द्वारा निर्धारित आयु से पहले या पूर्व में शादी कर देते हैं। भाई अशिक्षा, जब शिक्षा का अभाव होगा, भाई पता है कि यदि कम उम्र में शादी करेंगे तो शारीरिक मानसिक विकास, कई सारे विकास हैं जो आपके अवरुद्ध होंगे, यानी वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएंगे। यदि ये शिक्षा उन्हें पहले से पता हो तो क्यों किए जाएं, यानी कि शिक्षा का अभाव, ये कारण भी हो सकता है भाई कि अशिक्षा। अब बच्चों को माता पिता कुछ बोझ भी समझते हैं कि भाई लड़की हो गई, जल्द से जल्द इसे घर से निकालो या विदा करो, यानी कि बोझ समझना, ये भी एक कारण हो सकता है। बच्चों को माता पिता बच्चों को बोझ समझना एक हो सकता है। पोता पोती की लालसा, जब बुजुर्ग होते हैं तो कम उम्र में शादी कर देते हैं, कहते हैं मुझे पोता या पोती का मुख देखना है, तो इसलिए भी शादी जल्दी कराई जाती हैं। तो ये कारण हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। और सर्वाधिक जो कारण है, जो सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं वो गांव में ही होते हैं। वो सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं वो गांव में होते हैं। आगे देखते हैं भाई दुष्परिणाम, यानी कि क्या इसकी हानियां हो सकती हैं, क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं बाल विवाह को। बाल विवाह यदि कर दिया जाए तो बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं होगा। शारीरिक मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं होगा अगर बचपन में शादी कर दी जाए, यानी कि निर्धारित आयु से पहले शादी कर दी जाए। यदि महिलाएं कम उम्र में प्रेग्नेंट हों तो उनकी जान जाने का खतरा है, तो उनका शारीरिक मानसिक भी क्षति होगी, लड़कों की भी होगी, लड़कियों की भी होगी। इसलिए सरकार द्वारा निर्धारित आयु से पहले जो विवाह होते हैं उनमें शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। देखिए, मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी होती है और जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। कारण देखिए, मृत्यु दर मान लीजिए वर्तमान में कुछ चल रही है, लेकिन महिला कम उम्र में प्रेग्नेंट है तो उसमें मरने की संभावना ज़्यादा होती है, उसमें मृत्यु की संभावना ज़्यादा होती है। बच्चे के लिए भी घातक है और महिला के लिए भी घातक है। और जब वो मरेंगे और मान लीजिए ये कम हुआ और ज़्यादा बच्चों की उत्पत्ति हुई या बच्चे प्राप्ति हुए, मान लेते हैं अगर ज़्यादा हुए तो जनसंख्या में भी तो बढ़ोतरी होगी, भाई जनसंख्या भी तो बढ़ेगी। ये कारण हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, लेकिन भाई बाल विवाह को रोकने के लिए कुछ प्रयास होते रहे हैं। आधुनिक भारत के टाइम पे भी हमारे राजा राम मोहन राय केशव चंद्र सेन ने जो कुछ कोशिशें की बाल विवाह को रोकने की। जब बाल विवाह को रोकने की इन्होंने कोशिश की तो ब्रिटिश काल में एक एक्ट भी बनवाया जो था स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें महिलाओं की आयु 14 वर्ष थी, पुरुष की आयु 18 वर्ष थी। वहीं आगे चल के देखते हैं तो ये आए एक शारदा एक्ट 1929। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। शारदा एक्ट 1929 में बना, लेकिन 1930 में लागू हुआ। एक अजमेर के व्यक्ति थे हरविलास शारदा, उनके प्रयासों से 1929 में
एक्ट बना और उन्हीं के नाम का सब टाइटल, यानी हरविलास अजमेर के व्यक्ति थे हरविलास शारदा, उन्हीं के नाम के टाइटल को लेके ये शारदा एक्ट बनाया गया 1929, जो लागू हुआ 1930 में। जब 1930 में लागू हुआ भाई, तो इसमें कुछ संशोधन किया गया था। इसमें भी जो एज थी शुरुआत में, जो शुरू में एज थी वो भी फीमेल की थी 14 और मेल की थी 18। ये जब एक्ट बना शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट में ये शुरुआत पे आयु थी यानी कि महिलाओं की 14 और पुरुष की 18। लेकिन 1978 में संशोधन किया गया, लेकिन उसी एक्ट में यानी शारदा एक्ट में ही 1978 में संशोधन किया गया और उस एक्ट में महिलाओं की आयु 18 वर्ष कर दी गई और पुरुषों की आयु 21 वर्ष कर दी गई, जो आज भी मौजूद यही है मैरिज एज, शादी की आयु। यदि पूछ दे महिलाओं की शादी की आयु वर्तमान में कितनी है तो 18 वर्ष, पुरुषों की कितनी है तो 21 वर्ष। तो ये 1978 में संशोधन किया गया। भाई 2006 में इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। देखिए क्या कारण रहे, 2006 में इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया, नाम को बदल दिया गया, यानी कि कोई भी एक्ट किसी के नाम से नहीं बनाया जाए, इसीलिए इस एक्ट को समाप्त किया गया और नया बाल विवाह अधिनियम 2006 आया और वह लागू 2007 में हुआ और यह कहता है कि यह संज्ञेय अपराध है। जो मैंने आपको बताया संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है। जो बाल विवाह करता है यानी कराता है, जो बाल विवाह कराता है और जो शादी में जाते हैं वो भी अपराधी माने जाते हैं। उनके लिए सज़ा का प्रावधान है, उनके लिए सज़ा का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है 2 वर्ष प्लस 1 लाख रुपए जुर्माना। 2 वर्ष की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना। तो बारात में जाने पे भी अपराध है। तो बाल विवाह में बारात में भी नहीं जाइएगा, क्योंकि बाल विवाह अब तो कार्ड छपने पर भी हमको सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि ये वयस्क हैं, ठीक है। तो देखिए दंड का प्रावधान हो गया, दंड का प्रावधान 2 वर्ष और 1 लाख रुपए जुर्माना। आगे चलते हैं, सर्वाधिक जो बाल विवाह है भारत में सर्वाधिक बाल विवाह केरल में होते हैं। केरल एक सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य भी है, सबसे साक्षरता वाला राज्य, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य, और उस राज्य में सबसे ज़्यादा बाल विवाह भी होते हैं और सबसे कम बाल विवाह हिमाचल प्रदेश में होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह पूछे तो केरल में और सबसे कम बाल विवाह पूछे तो हिमाचल प्रदेश में होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह होते हैं वो कब होते हैं, सबसे बाल विवाह ज़्यादा होते हैं अक्षय तीज या अख तीज। इस दिन अख तीज या अक्षय तीज को कोई भी पंडितों से किसी से भी आपको मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें आप कभी भी कैसे भी, जिनकी शादियां भी नहीं होती हैं वो इस दिन शादियां हो जाती हैं और वो मान्य होती हैं, ठीक है। तो इस दिन सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, यह माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा बाल विवाह कब होते हैं, तो अक्षय तीज या अख तीज को। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बाल विवाह सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु में शादी करना ही बाल विवाह है। और वर्तमान में सरकार ने निर्धारित आयु कितनी कर रखी है, महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष कर दी गई है। भाई बाल विवाह यदि के कारण हो सकते हैं, निर्धनता हो सकता है, रूढ़िवादिता होता है, अशिक्षा हो सकता है, और माता पिता को बच्चों को बोझ समझना हो सकता है, पोता पोती की लालसा हो सकती है। सर्वाधिक बाल विवाह जो होते हैं वो गांव में होते हैं। दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, सर्वाधिक दुष्परिणाम हो सकते हैं शारीरिक और मानसिक विकास में वृद्धि न होना, मृत्यु, जनसंख्या में भी वृद्धि हो सकती है। उपाय क्या, उपाय शुरुआत से करते चले आए हैं राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन। इन्होंने एक एक्ट भी बनवाया, उसमें 14 और 18 वर्ष आयु भी बताई। और उसके बाद में आया 1929, बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है 1929 शारदा एक्ट जो 1930 में लागू हुआ, लागू हुआ
और इसमें 1978 में संशोधन किया, जिसमें विवाह की आयु को बढ़ा दिया गया। महिलाओं की जो आयु थी 14 से 18 कर दी गई और पुरुषों की 18 से 21 कर दी गई। और आते आते 2006 में इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। और इस एक्ट को समाप्त करने के बाद में, क्योंकि किसी के नाम पर एक्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए 2006 में बाल विवाह अधिनियम 2006 आया, जो लागू 2007 में हुआ। यह संज्ञेय अपराध है और इसमें अपराधी को जुर्माने के तौर पे 1 लाख रुपए और सजा के तौर पे 2 वर्ष कारावास हो सकता है। ठीक है। और सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं वो केरल में और न्यूनतम हिमाचल प्रदेश में। और सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? अक्षय तीज या अख तीज के। आगे देखते हैं दहेज निषेध अधिनियम, यानी कि दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज मतलब शर्त होती है, किसी शर्त पे काम करना, यानी एक शर्त के अनुसार शादी करना। ये वही गैर जमानती अपराध है। ये जमानत नहीं होती है, जिसमें दंड के प्रावधान स्वरूप 5 वर्ष या 15 वर्ष यानी 15,000 रुपये का जुर्माना है। यानी कि यदि आप दहेज की डिमांड करते हैं, दहेज मांगते हैं, शर्त रखते हैं तो उस और फिर शादी करते हैं, उस अनुसार आप पर 5 वर्ष की सज़ा और 15,000 रुपये जुर्माना। इसी पे एक आईपीसी की धारा है। आईपीसी की धारा और भी है, लेकिन आईपीसी की धारा 304 बी में ये प्रावधान है, यदि 7 वर्ष के अंतर्गत किसी महिला को प्रताड़ित करके यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, या कह सकते हैं दहेज की मांग करने पर महिला की मृत्यु कर दी जाए, तो उसके लिए आईपीसी की धारा 304 बी लगती है। यानी 304 बी में क्या है कि दहेज प्रथा में मृत्यु, यानी कि दहेज की मांग में महिला की मृत्यु, शादी होने के बाद में उसे प्रताड़ित किया और वो एक्सपायर कर गई, तो क्या होगा? आईपीसी की धारा ये लगेगी, जिसमें 7 वर्ष के अंतर्गत, इसमें आजीवन कारावास भी है, इसमें 7 वर्ष भी है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग लगता है। चोरी, भाई चोरी भी सामाजिक एक बुराई है, सामाजिक बुराई है, तो इसमें आईपीसी की धारा में 378 में परिभाषा दी गई है कि चोरी क्या है। यानी कि किसी की गैर परमिशन के किसी दूसरे व्यक्ति की चीज़ें चुराई जाएं या अपने पास बिना उसकी मर्जी के ले ली जाएं, तो वो क्या है? चोरी। और दंड का भी प्रावधान 379 में है। आगे चलते हैं धूम्रपान नशाखोरी। धूम्रपान और नशाखोरी, भाई धूम्रपान और नशाखोरी, इसमें एक एक्ट बना सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008। सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008, यानी सार्वजनिक स्थान पे यदि बीड़ी सिगरेट गुटखा कोई खा के थूकता है या खाता है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को 200 रुपये जुर्माना या सजा का प्रावधान भी है, सजा भी हो सकती है। ठीक है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नशीले पदार्थ नहीं बेचना, यानी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नशीले पदार्थ कोई भी दुकानदार न बेचे, ऐसा ये प्रावधान है। आगे चल के बताएंगे इस पर जुर्माना भी है, बहुत बड़ा जुर्माना है इस पर। ठीक है, तो ये बताएगा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नशीले पदार्थ न बेचना। ठीक है भाई। सार्वजनिक स्थान कैसे होते हैं? रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, सार्वजनिक स्थल है। ये क्या है? ये सार्वजनिक स्थल हैं, इन पे सार्वजनिकता से धूम्रपान करना निषेध है। इन पे यदि कोई करता है तो उन पर 200 रुपये का जुर्माना या सज़ा हो सकती है। आगे चलते हैं, एक है नारकोटिक्स ब्यूरो। भाई ये बहुत ज़रूरी है, नारकोटिक्स ब्यूरो। नारकोटिक्स ब्यूरो 1986 में बना और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नारकोटिक्स ब्यूरो 1986 में बना और उसका मुख्यालय दिल्ली में है। 1986 को महत्वपूर्ण याद करके रखना। 1986 में मैंने बहुत सारे आपको एक्ट बताए हैं। तो 1986 में
स्थापना हुई नारकोटिक्स ब्यूरो की, जिसमें उसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये क्या करता है, ये नशीले पदार्थों को चेक करता है कि कितनी मात्रा में नशीला पदार्थ डाला गया है। जो नशीले पदार्थ प्रोडक्ट बनते हैं जैसे गुटखा बीड़ी जो भी बनते हैं, तो उनमें ये चेक करता है नारकोटिक्स ब्यूरो कि इनमें कितने प्रतिशत, कितने परसेंट क्या है, ये मादक पदार्थ हैं या नशीला पदार्थ की जांच करता है, नशीले पदार्थ की जांच करता है कितना नशीला पदार्थ है। अगला चलते हैं नाडा, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, बहुत ज़रूरी है। नेशनल डोपिंग एजेंसी, डोपिंग के केस सुने होंगे, नेशनल डोपिंग एजेंसी यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये बना 2005 में, ये बना 2005 में। ये क्या करता है, जैसे ओलंपिक के खेल होते हैं, ओलंपिक कह सकते हैं, या फिर हमारे राज्यों में, स्टेटों में, देशों में खेल होते हैं, उनमें डोपिंग यानी कि कोई नशा करके तो नहीं खेल रहा है, उसकी जांच करती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये देश के अंदर करती है। एक बाड़ा होता है, बाड़ा, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर करता है, डोपिंग एजेंसी है वो इंटरनेशनल पर करती है। उसकी स्थापना 1999 में हुई और उसका मुख्यालय कनाडा में था, यानी कनाडा में है। मैं बाड़ा की बात कर रहा हूँ, नाडा की बात पे यहाँ चलते हैं। ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसमें खिलाड़ियों की जांच होती है। स्थापना 2005 में और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। आगे चलते हैं, सिनेमेट्रोग्राफ एक्ट, सिनेमेट्रोग्राफ एक्ट 1952, सिनेमेट्रोग्राफ एक्ट 1952। ये क्या करता है, ये कहता है कि भाई कोई भी नशीला पदार्थ यदि आपने बनाया है तो उसके पैकेट पर 85% बड़ा, यानी उस पैकेट का जितना आकार है उस आकार का 85% हिस्से पर कोई ऐसा विचित्र चित्र लगाना होगा जिससे क्या हो, लोगों को जागरूकता भी हो कि इससे क्या क्या हो सकता है, ये हमारे लिए जानलेवा है। आपने एक वर्ड सुना होगा, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कहीं भी मूवियों में किसी भी चीज़ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, आप सिनेमा हॉल में जाएंगे वहाँ भी बाहर लिखा हुआ मिल जाएगा, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये मैंने बताया। इसके बाद नशीले पदार्थ की पैकेट पर 85% हिस्से पर क्या करना है, विचित्र चित्र लगाना है जो उस प्रोडक्ट को निर्मित करेगा। आपने देखा होगा सिगरेट की पैकेट हो या गुटखे की पैकेट हो या आपको कोई भी गुटखे की पैकेट हो, उस पर देख लेना कि क्या होगा, तंबाकू की पैकेट हो, 85% भाग पर ऐसी चीज़ बनी होगी विचित्र कि जिसके द्वारा लोगों को पता हो कि इससे हमारे साथ भी हो सकता है। जागरूकता के लिए ये कही गई है, ठीक है। विचित्र चित्र तो पूछ सकता है नशीले पदार्थ पर कितने प्रतिशत भाग पर विचित्र चित्र बनाया जाता है, तो 85% पर। तो इसके लिए अंतर्गत एक्ट पूछ लेगा कि यह किस एक्ट के अंतर्गत है, तो सिनेमेट्रोग्राफ एक्ट के अंतर्गत है। अगला आता है भाई COTPA, ये आया आपका 2003, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट, ये 2003 में लाया गया। ये क्यों लाया गया भाई, ये स्पेशली बच्चों के लिए लाया गया। यदि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कोई दुकानदार यह बेचता है, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को यदि यह कोई दुकानदार बेचता है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। कोई भी नशीला पदार्थ यदि दुकान वाला 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को देता है या बेचता है तो क्या होगा कि 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो भाई कोई भी दुकानदार किसी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नशीले पदार्थ ना बेचे। और आपको भी जागरूक होना पड़ेगा कि हम किसी छोटे बच्चे से या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से कहते हैं कि भाई दुकान पे जाओ और ये बीड़ी सिगरेट गुटखा ये लेके आओ, तो नहीं, क्योंकि ये भी हम भी क्या कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे से मंगा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नशीले पदार्थ बेचने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। किस एक्ट के तहत, COTPA। ठीक है,
ये 2003 में आया, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। तंबाकू दिवस, इसलिए हमने जागरूकता के तौर पर एक दिवस है तंबाकू दिवस। तंबाकू दिवस कब मनाया जाता, हो सकता है पूछ लेगा आपके रीट के एग्जाम में, और कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है कि तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है। तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। यदि बात करें केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये आपका आंध्र प्रदेश में। कई लेवल के क्वेश्चनों में पूछा गया है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े में पूछा गया है कि तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, या सीधा पूछ लेगा तंबाकू यानी केंद्रीय तंबाकू रिसर्च सेंटर कहाँ है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इतना समझ में आया। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया। ये गैर जमानती अपराध है, यानी कि 5 वर्ष या 15,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। आईपीसी की धारा 304B में ये प्रावधान है कि किसी भी वधू को किसी भी लड़की की शादी के बाद में दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर उसकी हत्या हो जाए तो उसके लिए आईपीसी 304B होती है। चोरी की परिभाषा आईपीसी की धारा 378 में लगती है। आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड, ठीक है, यह दंड का प्रावधान होता है। ठीक है, आईपीसी 379 में दंड का प्रावधान है और 378 में परिभाषा। धूम्रपान एवं नशाखोरी, इसके लिए सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम आया 2008 में, और 2008 में आया उसमें सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट बीड़ी गुटखा खाने पीने की चीज़ें हैं वो करते हैं तो 200 रुपये का जुर्माना लगता है, और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये चीज़ें बेचनी नहीं चाहिए। उस समय ये इस पर क्या था, उस समय उस पर जुर्माना नहीं था, लेकिन इसके अनुसार 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट कब आया, 2003 में। अब देखिए, सार्वजनिक स्थल, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अदर एनी एल्स, और भी हो सकते हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो 1986 में आई, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ये क्या करता है, नारकोटिक्स ब्यूरो नशीले पदार्थों की जांच करता है, कितने % नशीला पदार्थ है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी क्या करती है, खिलाड़ियों की जांच करती है, और इसकी स्थापना कब हुई, 2005 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद आता है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। इसमें यह कहा गया है किसी भी तंबाकू के प्रोडक्ट पे, किसी भी नशीले पदार्थ जो निर्मित हो रहे हैं उसके प्रोडक्ट पे, उसके पैकेट पे 85% विचित्र चित्र बना होना चाहिए। ये कहता है सिनेमेटोग्राफ। कब आया, 1952 में। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह लाइन किस एक्ट के तहत है, तो यह लाइन आपकी 1952 है। और तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश में। देखिए, आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे को क्लिक करें। नमस्कार, धन्यवाद। आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। आपके रीट के एग्ज़ाम के लिए इस सिलेबस को कंप्लीट कराने की जिम्मेवारी मेरी होती है। धन्यवाद।